अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम दूसरा जो है अपना पोर्शन स्टार्ट करते हैं दी पंजाब होर्डिंग एक्ट, जिसमें सेक्शन 6 से हम आगाज़ करेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। जिसमें सेक्शन 6 है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस एंड अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस क्या है और इसके साथ साथ अरेस्ट विदाउट वारंट जो है कब एक पर्सन को किया जा सकता है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड, मतलब इस कोड के अलावा जितने भी और लॉज हैं उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है। ऑल ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस सेक्ट शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन अवेलेबल, यानी जितने भी ऑफेंसेस जो कानून के तहत किए जाएंगे वो कॉग्निजेबल होंगे और वो नॉन कंपाउंडेबल, यानी उनमें कोई भी जो है वो ज़मानत भी नहीं हो सकती। उसके बाद स्पेशल मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 8 शैल टेक कॉग्निजेंस, यानी सेक्शन 8 के मुताबिक जो है स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है। वो कॉग्निजेंस ले सकता है ऑफ एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, जो कि ऑफेंसेस इस एक्ट के मुताबिक होते हैं। अपॉन रिटन इंफॉर्मेशन बाय द ऑफिसर, किसके ऑफिसर के जो है वो तहरीरी इंफॉर्मेशन पर जो है वो इसको अप्लाई करेगा। ठीक है। ये चीज़ बताई गई है। फर्दर जो है जी हम चलते हैं नेक्स्ट सब क्लॉज 3 एन ऑफिसर मे अरेस्ट any person without warrant against who the credible information that he has committed an offence under this act, यानी कोई भी ऑफिसर जो है ना बगैर वारंट के किसी भी पर्सन को जो है वो गिरफ्तार कर सकता है जिसके बारे में ये मतलब मालूमात हासिल हुई है, रीज़नेबल इंफॉर्मेशन हासिल हुई है कि इसने जो है वो कानून जुर्म किया है इस कानून के तहत। तो उस Defense by cooperation if an offence under this act committed by a company or body, corporate or partnership firm or other association or body of person or individual, every director, partner, manager, secretary, members or other officer, the principal, primary और beneficial owner और agent, ये सब members जो है ना वो क्या है कि वो इसका हिस्सा है। ठीक है। और क्या हुआ कि ये सारे जो है ना कंपनी के members होते हैं। अब इनने क्या किया, therefore shall unless he proved that the contribution took place without his knowledge, यानी उनको नहीं पता कि भी ये जो कंट्रीब्यूशन हुई है उन ये कैसे हुई है, एकदम दाखिलत किस तरह से हुई है, और अभी एक्सरसाइज ऑल ड्यू डेलिगेंस टू प्रिवेंट सच कंट्रीब्यूशन टू बी डीम टू बी गिल्टी ऑफ सच कंट्रीब्यूशन एंड शैल बी, यानी उन्होंने ड्यू डेलिगेंस मतलब पूरी अपनी कोशिश की कि इसको रोका जा सके, बड़ी एहतियाती तदाबीर की ताकि इसको मुतवक्का हद तक रोका जा सके। तो वो क्या है कि ऐसे जुर्म को तमाम तर हकदार होंगे, तमाम तर जो है ना सज़ा के मुस्तहिक होंगे। आगे सेक्शन आया है कि पावर टू ट्राई ऑफेंस सिमिलरली नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 260 ऑफ द कोड यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसीजर मुराद लिया जा रहा है। ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी ट्राइड बाय स्पेशल मजिस्ट्रेट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 14A ऑफ द कोड इन समरी मैनर एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 262 265 ऑफ द कोड, यानी यहाँ पे बताया गया है कि जो 265 के मुताबिक जितने भी जो है समरी ट्रायल के केसेस हैं उनको भी स्पेशल मजिस्ट्रेट ही सुनेगा, जो कि 14A के मुताबिक मुकर्रर किया गया है। और ये मुकदमे जो हैं 265 से लेके 262 से लेके 265 के मुताबिक होंगे। ठीक है। मज़ीद आपने इसमें चले जाना है। नेक्स्ट इसमें आपने देखना है कि ये जो ट्रायल चलेगा ये 30 डेज़ का होगा। फिर अपील है। एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर, यानी कि अगर कोई पर्सन समझता है कि ये जो सज़ा हुई है ठीक है वो ठीक नहीं हुई है तो वो क्या कर सकता है, वो अपील कर सकता है बिफोर अ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज विद इन 30 डेज़ ऑफ द सेड ऑर्डर, यानी 30 दिन के अंदर अंदर वो करेगा। एन अपील अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी डिस्पोज ऑफ विद इन 30 डेज़, और ये जो अपील है वो 30 दिन के अंदर अंदर भी क्या हो सकती है, डिस्पोज भी की जा सकती है। सेक्शन 10 है रिवॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेंट, यानी जो इंफॉर्मेशन देगा उसके लिए रिवॉर्ड भी मुकर्रर किया गया है। एनी पर्सन हु प्रोवाइड एन इंफॉर्मेशन टू एन ऑफिसर विद रिगार्ड टू एनी एक्ट ऑफ होर्डिंग विच रिजल्ट इन कन्विक्शन एंड रिलीज ऑफ फंड्स, यानी जो कि क्या है कि बेसिकली उसको सज़ा होती है और इसके साथ साथ क्या होगा कि गवर्नमेंट एक्सचेकर में फ़ंड मज़ीद बढ़ता है तो फिर उससे क्या होगा कि जो उसका इक्विवेलेंट अमाउंट होगी, ठीक है, जितने भी आइटम पे जितने भी अमाउंट वो जमा करवाएगा उसके 10% जो है उसको इन्फॉर्मेंट को दे दिए जाएंगे। ये बेसिकली इस सेक्शन में बताया गया है। जो चीज़ें इसमें याद करने वाली हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया, आपने सिर्फ वो इसमें से याद कर लेना है, उसके रिलेटेड ये MCQs बनाकर आपको दे देंगे। अच्छा जी, अब हमने सेक्शन 11 पढ़ना है द पंजाब होर्डिंग एक्ट 2020 का।
उसको अब हम देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन एंड डिक्लेरेशन के रिलेट है ये, ठीक है। अब हमने इस चीज़ को दिखना है कि यहाँ पे लिखा है कि एवरी डीलर शैल प्रोवाइड टू कंसर्न्ड, यानी एवरी डीलर जो है वो ऑफिसर सच इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, परचेजर, स्टॉक और सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी आर्टिकल एज द ऑफिसर मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग, यानी वो क्या कर सकता है कि वो इनकी इंफॉर्मेशन उसको मिली है तो वो इनको क्या कर सकता है, मालूमात उसको फराहम करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो इसको तहरीरी शक्ल में कह सकता है कि मुझे इसके बारे में जो है वो तमाम तर इंफॉर्मेशन दी जाए। सब क्लास में विद ऑफिसर में डायरेक्ट द ऑनर और मैन्युफैक्चर ऑफ आर्टिकल और ऑनर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ गुडाउन्स स्टोरेज प्लेस और देयर एजेंट टू डीलर स्टॉक एंड एनी पर्टिकुलर आइटम ओन्ड और मैनेज एट द प्रेमिसेस एट एनी टाइम और टू सच पीरियडिकल इंटरवल एज ए मीडियम फिट, यानी अफसर जो है वो उनको कह सकता है कि भाई किसी शय का जो आपने स्टॉक रखा हुआ है, ठीक है, चाहे वो मालिक है या बनने वाला है या गोदाम या ज़ख़ीरा किया हुआ है, ठीक है, या उनका कोई एजेंट है, तो जो भी मकामात प्रीमिसेस होता है जो उनका मकाम होता है, तो जो उन्होंने अपने मकामात पर किसी मखसूस वक्त पर जाकर उस जगह को वो देख सकता है, या पीरियडिकल जो है जी वो इंटरवल यानी वक्तन वो उस जगह पर जाकर उस जगह को चेक कर सकता है जहाँ पर जिस प्रीमिसेस पर उन्होंने उस चीज़ को रखा हुआ है। सेक्शन 3 है द डिक्लेरेशन बी मेड अंडर सब सेक्शन 2 शैल इंक्लूड द क्वांटिटी ऑफ स्टॉक, वैल्यू, डेट ऑफ परचेज, कॉपीज़, मतलब ये सब चीज़ों पे जो है वो इसमें शामिल होगा कि स्टॉक की मकदार देख सकता है, इसकी कदर, ख़रीदारी के तरीक़े, ख़रीदारी की रसीदें वगैरह भी जो है वो चेक कर सकता है, ठीक है। मतलब वो तमाम तर जो डाटा है ना उनके पास डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है तो उसको वो चेक करने का मुकम्मल इख्तियार रखता है। ये सेक्शन 2(4) में जी बताया गया है द ऑफिसर में वेरीफाई द स्टॉक एज वेल एज द बुक और डॉक्यूमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टॉक परचेज वाइल कैरिंग आउट द वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन टर्म्स सबसेक्शन 4 अपॉन रिसीप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वट एवर सोर्स द ऑफिसर में रिक्वायर द होल्डर ऑनर द मैनेजर ऑफ द गोडाउन स्टोरेज टू फर्निश द डिटेल ऑफ पर्सन, शॉप्स, फर्म्स, कंपनीज etc फ्रॉम हु द परचेज हैव बीन मेड और टू एंड हु द सेल हैव बीन मेड। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑफिसर है ना जब उसको ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है वो चेक करेगा कि किस मतलब ये जो है मालूमात जो उसको वसूल हुई है, ठीक है, तो ये जो डीलर है गोदाम का या जो इंतज़ामिया चला रहा है, ठीक है, उससे तमाम तर तफसीलात जो है वो तलब कर सकता है कि किन दुकानों, किन अफरादों, किन कंपनियों से वो ख़रीदारी करते हैं और किन को वो फ़रोख्त करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमने सेक्शन 12 पढ़ना है द पंजाब होल्डिंग एक्ट, जिसमें बताया गया है ऑफेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉल्स रिपोर्टिंग और फेलियर टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, यानी अब वो जो इंफॉर्मेशन है वो गलत दी गई है, ठीक नहीं दी गई, तो वो क्या कर सकता है। एनी डीलर और ऑनर ऑफ अ गोडाउन स्टोरेज प्लेस और देयर मैनेजमेंट और एजेंट हु फेल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, गिव फेक और फॉल्स इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू एनी आइटम डिटेल्ड अंडर सबसेक्शन 1 और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट अरेंजमेंट फाउंड टू बी टेक फॉल्स और अदरवाइज फाउंड टू बी इन्वॉल्व इन स्पेकुलेटिव डीलिंग्स और मार्केट मैनिपुलेशन, तो फिर उनको कितनी सज़ा हो सकती है ये अब हम देख लेते हैं कि उनको जो सज़ा हो सकती है वो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years एंड फाइन अप टू ₹1 million हो सकती है। तो ये चीज़ आपने याद कर लेनी है कि अगर वो गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो फिर इतनी सज़ा उनको सकती है। आगे आर्टिकल 3 है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर दिस एक्ट, नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग डन इन गुड फेथ, यानी यहाँ पे बताया गया कि कोई भी प्रोसीडिंग उस पर्सन पर एप्लीकेबल नहीं होगी जो कि गुड फेथ में ये काम कर रहा है। एक्शन नीडेड एन ऑफिसर, यानी जो एक्शन लिया जाएगा किसी भी ऑफिसर की मदद करने के लिए। इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एन ऑफिसर वेयर डीम फिट में सीक द इड ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, यानी जो ऑफिसर है वो क्या कर सकता है, वो मदद तलब कर सकता है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से कि मेरी मदद की जाए, मैंने इस मामले को सॉर्ट आउट करना है। पावर टू मेक रूल्स जो है जी नोटिफिकेशन के थ्रू रूल्स बनाए जाएंगे, ऑफिशियल गजट के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो अपने रूल्स अनाउंस करेगी इस एक्ट के मुताबिक, इस एक्ट के पर्पज़ को पूरा करने के लिए। एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉ, यानी ये जो एक्ट है ये तमाम तर कवानीन को जो है वो ओवरराइड करता है, ठीक है। उसके बाद है पावर टू अमेंड शेड्यूल, जो इसमें ऑफिशियल गवर्नमेंट चाहेगी तो इसके अगर शेड्यूल में मज़ीद चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, उनमें अमेंडमेंट करना चाहती है तो वो कर सकती है। अब ये मज़ीद आगे यहाँ पे शेड्यूल में चीज़ें बताई गई हैं जिनको आपने 1 by 1 करके पढ़ लेना है। तो ये जी आज हमारा ये कंप्लीट होता है, आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। मज़ीद